हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्विज यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लेक्चर 11 की वीडियो की। आज मैं आप लोगों को कुछ पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के बारे में बताऊंगा, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण भाग माना जाता है और इस विषय से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक है हमारा प्रमुख परीक्षा उपयोगी पर्यावरणीय मुद्दे। तो सबसे पहले ए पॉइंट में हमने मुद्दा रखा है पारितंत्र। पारितंत्र का अर्थ होता है जैविक व अजैविक घटकों का मिश्रण पारितंत्र कहलाता है। जैविक व अजैविक घटकों का मिश्रण, यानी जहाँ पर जैविक और अजैविक घटक एक साथ मिल जाते हैं वह स्थल पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र में दो प्रकार के घटकों को शामिल किया जाता है, एक जैविक जिसे कार्बनिक घटक भी कहते हैं और दूसरा अजैविक जिसे अकार्बनिक घटक भी कहते हैं। जैविक या कार्बनिक घटक जैसे हरे पौधे, पशु, मनुष्य इत्यादि को कहा जाता है। वहीं अजैविक या अकार्बनिक घटक जैसे निर्जीव कारक, सूर्य, जल, मिट्टी, अग्नि आदि को कहा जाता है। पारितंत्र के प्रकार सामान्यतः दो होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र वह पारितंत्र होता है जो प्रकृति के द्वारा स्वयं निर्मित होता है, जैसे जंगल, घास भूमि या मरुस्थल। वहीं मानव निर्मित पारितंत्र वह पारितंत्र जो मानव के द्वारा बनाया गया होता है, जैसे चिड़ियाघर जो मानव निर्मित है या मछली घर अर्थात एक्वेरियम जो मानव निर्मित होता है। पारितंत्र अथवा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने दिया था। पारितंत्र अथवा पारिस्थितिकी तंत्र दोनों एक ही मीनिंग है। शब्द सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने दिया। यह प्रश्न आपसे परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट किया। सेकंड पॉइंट है हमारा इकोटोन। इकोटोन किस क्षेत्र को बोलते हैं? इकोटोन दो पारितंत्र जहाँ मिलते हैं उनके बीच का क्षेत्र जिसमें दोनों पारितंत्र की विशेषताएं पाई जाती हैं, उस क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य वाहक सूर्य है व ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य वाहक सूर्य को माना जाता है और ऊर्जा का जो प्रवाह है वह एक ही दिशा में होता है, अर्थात सूर्य से ऊर्जा चलना प्रारंभ होती है, जिसे सर्वप्रथम स्वपोषी अर्थात पौधे उपयोग में लाते हैं और प्रकाश संश्लेषणी क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। इन पौधों को शाकाहारी ग्रहण करते हैं जो कि प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। शाकाहारी को मांसाहारी ग्रहण करते हैं जो कि द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। और मांसाहारी को सर्वाहारी उपयोग करते हैं जो अंतिम उपभोक्ता अर्थात तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। और सर्वाहारी को प्राय अपघटक जिन्हें अपमार्जक कहा जाता है वो खाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा कि खाद्य श्रृंखला क्या है। विभिन्न जीवधारियों का वह क्रम जिससे होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी ऊर्जा प्रवाह के दौरान एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। जैसे प्राथमिक यानी स्वपोषी को द्वितीयक यानी शाकाहारी खाते हैं, द्वितीयक को तृतीयक अर्थात मांसाहारी खाते हैं और इनको सर्वाहारी यानी अपघटककर्ता खाते हैं। इस प्रकार की बनी एक श्रृंखला को ही खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहा जाता है। जैसे घास को बकरी खाएगी, बकरी को शेर खाएगा, शेर को मानव या भेड़िया आदि खाएगा और इनके अपघटकों को जीवाणु या कवक खाएंगे। तो यह एक सतत श्रृंखला है जिसे खाद्य श्रृंखला कहा जाएगा। वहीं खाद्य जाल, प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी में नहीं होकर बल्कि अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पारस्परिक रूप से जुड़ी होती हैं। इसी विकृत रूप को खाद्य जाल कहते हैं। अर्थात खाद्य श्रृंखला एक सीधी श्रृंखला होती है जबकि उस सीधी श्रृंखला में कई प्रकार के जीव जुड़ जाते हैं तो वह विकृत हो जाती है। इसे ही खाद्य जाल कहा जाता है। जैसे घास को बकरी भी खाती है
गाय भी खाती है। बकरी को शेर भी खाता है, चीता भी खाता है या अन्य प्रकार के मांसाहारी जानवर भी खाते हैं। उसी प्रकार से शेर को मनुष्य भी खा सकता है या चूहा या अन्य कोई सर्वाहारी जीव है वह खा सकता है, और मनुष्य या चूहे को अपघटक करता जो इनके अवशेष बच जाते हैं वह उन्हें खाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक भोजन को दूसरे प्रकार के श्रृंखला के कई जीव खाते हैं। इस प्रकार से इस विकृत रूप को ही खाद्य जाल कहा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस गैस। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है। वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वनों की कटाई से बढ़ती है। यही कारण है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का जो सबसे बड़ा कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही माना जाता है। कुछ प्रमुख हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख गैस है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ये हमारी 8 प्रमुख गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये किन किन सोर्सेज से निकलती हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जीवाश्म ईंधन के दहन और वनों की कटाई से निकलती है। मीथेन चावल के खेत या दलदली क्षेत्र या जुगाली जो जानवर करते हैं उनसे निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन का दहन या उर्वरक या बायोमास जलने से निकलती है। ओजोन प्रकाश रासायनिक क्रिया ऑक्सीजन से निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड उद्योग से और वाहनों से निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन AC, फ्रिज, फोम, प्रसाधन के सामान आदि से निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड कोयला दहन से निकलती है। जलवाष्प सागर के द्वारा वाष्पीकरण होने से निकलती हैं। तो ये प्रमुख गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं, और ये परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनमें से अनेकों प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने कुछ विषय जो कि पर्यावरण से संबंधित थे इनका अध्ययन किया। अब इन विषयों से आने वाले कुछ प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम क्वेश्चन है कि पारितंत्र शब्द किसने सुझाया, तो इसका जवाब है AC टॉन्सले, जो कि अभी हमने पढ़ा AC टॉन्सले हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रमुख उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो ये प्रथम उपभोक्ता है। तो प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी को बोलते हैं जो हरी घास आदि को खाते हैं। अगला प्रश्न है कि अपघटककर्ता में किसे शामिल किया जाता है, तो अपघटककर्ता में जीवाणु और कवक को शामिल किया जाता है। खाद्य श्रृंखला के विकृत रूप को क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। चावल के खेत एवं दलदली क्षेत्रों से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। तो ये हमारे कुछ प्रश्न हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अब समय है हमारे पिछले क्लास में पूछे गए आपके क्वेश्चन क्विज़ के 5 करंट अफेयर के क्वेश्चंस के जवाब देने का और 5 नए प्रकार के प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने का। तो पहले आपको मैं सवालों के जवाब देता हूं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके 5 नए क्वेश्चंस के देने का। तो ये पिछली क्लास में लेक्चर 10 में पूछे गए 5 क्वेश्चन क्विज हैं आपके, जिनके जवाब हैं हमारे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन A पीयूष गोयल। सेकंड क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू को हाल ही में 6 वर्ष की सजा हुई का संबंध है। इसका सही ऑप्शन है D म्यांमार। क्वेश्चन 3 है हमारा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस
कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 7 अगस्त। अगला प्रश्न है हमारा, संसद द्वारा हाल ही में अंटार्कटिका विधेयक पास किया गया, यह विषय किस मंत्रालय के अधीन आता है? इसका सही ऑप्शन है बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने हाल ही में संन्यास लिया, वह हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यूएसए। तो ये हमारे लेक्चर 10 में पूछी गई एक क्विज थी जो कि करंट अफेयर से संबंधित थी। और अब हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर 11 की क्विज में पूछे गए 5 सवालों के। तो ये 5 सवाल आपके सामने हैं जिनके आंसर्स आप लोग आज ढूंढेंगे और कल मैं आपको इनके जवाब दूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आयोजित हुई ब्रिक्स सम्मेलन का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी क्यूबा या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत ड्रोन उत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी चेन्नई। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भादला सोलर पार्क कहाँ चालू किया गया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी राजस्थान। क्वेश्चन 4 है हमारा, SDG क्या है? ऑप्शन ए 17 शिक्षा के नियम, ऑप्शन बी 17 व्यायाम के नियम, ऑप्शन सी 17 सतत विकास लक्ष्य के नियम या ऑप्शन डी 17 खेल के नियम। क्वेश्चन 5 है हमारा, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश के हैं? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी स्वीडन। तो ये हमारे लेक्चर 11 में क्विज के तहत पूछे गए 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में होने वाली परीक्षाओं में जैसे कि SSC के विभिन्न एग्ज़ाम या दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल या अन्य प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के सामने इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।